हेलो विद्यार्थीगण, मैं इसके कश्यप तमाम विद्यार्थी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं भारत दर्पण के इस चैनल पर। ये अपना चैनल है विद्यार्थीगण, और सभी विद्यार्थीगण आपको ज्ञात है, मैंने वादा किया कि प्रत्येक दिन आगामी जो भी प्रतियोगिता एग्जाम है, खास करके देखिए बिहार में इंटर लेवल का एग्जाम है, एसएससी का, शिक्षक का एग्जाम, रेलवे में चलिए क्वेश्चन कम है, लेकिन ग्रुप डी में तो क्वेश्चन पर है भरपूर जीके का। तो तमाम तथ्यों को, तमाम परीक्षा के पैटर्न को आधार बनाकर आपके सामने हर दिन एक नया टॉपिक जो बीपीएससी के स्तर का, ये मैं वादा करता हूँ। क्लास में भी मैं इस प्रकार का वादा करता रहा हूँ, और आप गवाह हैं कि वो वाला वादा पूरी तरह चरितार्थ होता है। जहाँ ग्रुप डी से लेकर यूपीएससी तक का एग्जाम में वो तमाम प्रश्न पूरी तरह टैली करता है। तो आइए हम लोग सीधे आज प्रश्न पर आते हैं। सिटीजनशिप, नागरिकता, और ये तमाम शब्द आपके लिए जाना पहचाना चर्चित शब्द है। कई बार मन में जिज्ञासा होता होगा कि आखिर सीएए क्या है भाई, जिस पर इतनी विवाद भी चली हुई, एनपीआर क्या है, एनआरसी क्या है, इसके अलावा जो है ओपीआईओ क्या है, पीसीआई ओसीआई क्या है, और इसके अलावा एक और शब्द होता है एनआरआई। ये तमाम जो शब्द हैं, हर शब्द कहीं कहीं सुना हुआ है, चर्चा में रहता है। तो आज इसी सारे शब्द का हम व्याख्या करेंगे कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर और सिटीजनशिप एक्ट आखिरकार अमेंडमेंट एक्ट है क्या, और इसके बारे में क्यों चर्चा है। नागरिकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं, नागरिकता को कैसे समाप्त किया जा सकता है। देखिए ये जो शब्द है ओसीआई, ये शब्द और पीआईओ, ये दोनों शब्द अब केवल इस शब्द को प्रयोग में लाते हैं 2015 से। 2003 में इस शब्द को प्रयोग में लाया गया था, 2005 में इस शब्द को प्रयोग में लाया गया, और 2015 में ये दोनों शब्द को एक करते हुए केवल और केवल ओसीआई को प्रयोग में लाया गया। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, ये जो है भारत का एक महत्वपूर्ण, विशेषकर ये असम के क्षेत्र से जुड़ा होता है, तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। बाकी वो है क्या। फिर है एनपीआर, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, इसकी शुरुआत होती है 2003 के सीएए से। 2003 के सीएए से इसकी शुरुआत होती है। तो 2003 के सीएए से इसकी हम शुरुआत करते हैं एनपीआर को। और सीएए, ये पहली बार सीएए कब आया तो 1986 में आया। फिर दूसरी बार सीएए 1992 में आया। तीसरी बार सीएए 2003 में आया। चौथा बार सीएए 2005 में आया। पांचवी बार सीएए 2015 में आया, और छठी बार सीएए 2019 में आया। अर्थात सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम, तो अब तक 1986, 1992, 2003, 2005, 2015, 2019 में नागरिकता अधिनियम में संशोधन किया जा चुका है। तो नागरिकता संशोधन अधिनियम बना कर प्रश्न ये भी सामने आएगा। तो नागरिकता संशोधन नागरिकता अधिनियम बना 1955 में, उसे कहा गया सिटीजनशिप एक्ट, सीए। और 1955 में जब जब संशोधन हुआ तो वह सीएए के नाम से जाना गया। और 2019 में जो सीए बना वह काफी चर्चा में, शाहीन बाग से लेकर पूरे देश में जगह जगह उसके लिए आंदोलन चला, धरना प्रदर्शन का दौर चला। और आपने सुना होगा गृह मंत्री का बयान आया कि इसी समय आने वाला 2024 के चुनाव के पूर्व ही इसे लागू कर दिया जाएगा, जो अभी लागू नहीं। तो यहाँ पर ये तमाम प्रश्न जो है करंट अफेयर्स का भी है, वर्तमान में चर्चित शब्द भी है। अब हम लोग चलिए इस पर विस्तार से चर्चा करते हैं। सबसे पहले देखिए नागरिकता। तो नागरिकता जो है भारतीय संविधान, नागरिकता भारतीय संविधान का भाग 2 में आता है, और इसके लिए संविधान का अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। एकदम सिंपल भाषा में समझना है ताकि किसी प्रकार का मन में कंफ्यूजन न हो। विभिन्न किताबों में उस प्रकार से उसकी भाषा लिख दी गई है, वह सामान्य अवस्था में विद्यार्थी को समझ में नहीं आती।
संविधान निर्माण के प्रक्रिया के पूर्व लॉर्ड मैकाले जब बनाया था भारत में दंड संहिता आई, जिसे आप बोलते भारतीय दंड संहिता आईपीसी धारा, तो उसने ब्रिटेन के महारानी को पत्र लिखा था कि मैंने भारत में जो दंड प्रक्रिया बनाया 1860 में, उसको इतनी जटिल भाषा में, इतनी उलझन भरी भाषा में लिखा कि भारत को, वह नाम तो है भारतीय दंड प्रक्रिया, लेकिन भारत की न्याय प्रक्रिया, लेकिन भारत को कभी भी न्याय प्राप्त नहीं होगा भारतीयों को। उसे इस प्रकार से मैंने लिखा। इसी कारण भारतीय संविधान और भारतीय दंड प्रक्रिया को वकीलों का स्वर्ग कहा जाता है। कुछ इसी प्रकार हमारी संविधान भी अंग्रेजों के ही द्वारा लगभग उसके समर्थकों या उनके विचारधारा से प्रभावित व्यक्ति के द्वारा लिखा गया। उसमें इतनी उलझन भर दी गई है कि सामान्य अवस्था में समझ में आती नहीं। तो डायरेक्ट आइए, 1900 नागरिकता संशोधन अधिनियम के पहले नागरिकता के बारे में संविधान का अनुच्छेद 5 कहता है कि आज़ादी के समय अर्थात 1947 से 5 वर्ष पहले अर्थात 1942 से जो भारत में रह रहा था, आज़ादी के 5 वर्ष पहले से जो भारत में रह रहा था, उस सभी को हम भारत का नागरिक स्वीकार करते हैं। उस सभी को भारत का नागरिकता संविधान के द्वारा दी जाती है। अनुच्छेद 6 कहता है कि 19 जुलाई 1948 से पहले, 19 जुलाई 1948 तक, 19 जुलाई 1948 तक जो नागरिक पाकिस्तान से वापस भारत चला है, विभाजन के बाद पाकिस्तान चला भी गया हो लेकिन इस तारीख तक वापस चला आया, जैसे प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह घर पाकिस्तान, इंद्र कुमार गुजराल घर पाकिस्तान, लाल कृष्ण आडवाणी घर पाकिस्तान, फिल्म दुनिया में रणबीर कपूर के पूर्वज पाकिस्तान, दिलीप कुमार का घर पाकिस्तान, तो जो जिनका घर पाकिस्तान था लेकिन इस तारीख तक भारत लौट आए, उसे भारत का नागरिक माना गया। अनुच्छेद 7 कहता है कि जो भारत विभाजन के बाद या विभाजन से मार्च 1947 से पहले से पाकिस्तान में रह रहा था, अब भारत विभाजन के बाद पाकिस्तान चला गया, जो नागरिक पाकिस्तान चला गया विभाजन के बाद, उसकी नागरिकता को समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 8 कहता है कि भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, जिसे 2015 से ओसीआई के नाम से जाना गया, 2003 में उसे पीआईओ कहते थे, पीआईओ, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक। ऋषि सुनक भारतीय मूल के, देखो इंग्लैंड के प्रधानमंत्री, कमला हैरिस भारतीय मूल के अमेरिका के उपराष्ट्रपति। तो भारतीय मूल के जो विदेश में रह रहे हैं, विदेश की नागरिकता प्राप्त कर लिए हैं, यदि वो दोबारा पुनः भारत की नागरिकता को चाहते हैं तो उन्हें नागरिकता दी जाएगी। अनुच्छेद 9 कहता है यदि कोई भारतीय स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग दिया हो, किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर लिया हो, तो उसकी भारत की नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। अनुच्छेद 10 कहता है कि भारत का नागरिक, जो भी भारत का नागरिक है, उसे संविधान के द्वारा विभिन्न प्रकार का अधिकार दिया गया है, जिस अधिकार को वह स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग में ला सकता है। तो भारत के संविधान के द्वारा उसे जो स्वतंत्रता और अन्य अधिकार दिया गया है, उसका वो प्रयोग करेगा। और अनुच्छेद 11 कहता है कि नागरिकता के संबंध में, नागरिकता से संबंधित यदि कोई कानून बनाना हो, कोई विधि बनाना हो, कोई अधिनियम बनाना हो, एक्ट बनाना हो, ये बनाने का उत्तरदायित्व संसद को दिया गया, पार्लियामेंट को दिया गया। तो यही देखिए सामान्य भाषा में अनुच्छेद 5, आज़ादी के 5 वर्ष पहले से भारत में रह रहा हो, सभी को भारत का नागरिक माना गया। अनुच्छेद 6, जो भारत पाकिस्तान से वापस भारत लौट आया, उस सभी को भारत का नागरिक माना गया। 7, जो भारत का साथ छोड़कर पाकिस्तान चला गया, उसकी नागरिकता समाप्त कर दी गई। अनुच्छेद 8, जो भारत से पहले जा चुका था, 8 भारत अब जो है भारत वापस आ रहा हो, अच्छा जिसे कहते हैं ओवरसीज सिटीजन इंडियन, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक, उसे नागरिकता प्रदान की जाएगी। अनुच्छेद 9, स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को जो त्याग दिया हो, उसको समाप्त, उसकी नागरिकता समाप्त कर देंगे। अनुच्छेद 10, भारत के नागरिक जो भी चाहे मूल रूप से नागरिक हों या नागरिकता प्राप्त किए हों, उनको सभी को संविधान के द्वारा कुछ अधिकार दिया जाएगा। अनुच्छेद 11, नागरिकता के संबंध में कोई नया विधि कानून संसद को के द्वारा तैयार किया जाएगा।
इसी के आधार पर संसद ने जो कानून बनाया, सबसे पहली बार कानून बनाया, वो कानून कब बना? 1955 में। पहली बार जो कानून बना 1955 में बना, जिसे नागरिकता अधिनियम के नाम से जाना गया। उसे क्या कहा गया? नागरिकता अधिनियम 1955, सिटीजनशिप एक्ट 1955। इसमें नागरिकता को प्राप्त करने और नागरिकता का लोप समाप्त होने के संबंध में बड़ा ही स्पष्ट कानून बनाया गया। लिखा गया कि नागरिकता को प्राप्त करने का 5 माध्यम है, जिसके माध्यम से हम नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। पहला दिया गया जन्मजात नागरिकता। हमारे माँ पिता भारतीय है, भारत में हमारा जन्म होता है, जन्म के साथ स्वतः देखते हैं आजकल तो नया टेक्नोलॉजी आ गया है, बच्चे के जन्म के साथ ही अस्पताल में आधार कार्ड बन जाते हैं। तो जन्मजात नागरिकता। दूसरा कहता है वंशानुगत नागरिकता। आप में से कई लोग होंगे जो कल मल्टीनेशनल कंपनी में काम करेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनी में काम करेंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस कंप्लीट होंगे, अब वो विदेश में रहें। तो भारतीय माँ पिता के बच्चे का जन्म यदि विदेश में भी होता है, किसी अन्य देश में भी होता है, तो वंश परंपरा के आधार पर, आनुवांशिक गुण के आधार पर, जेनेटिक गुण के आधार पर उनके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। तीसरा कहता है पंजीकरण। इसमें कुछ कंडीशन दिया हुआ है। पंजीकरण का कंडीशन क्या है? कंडीशन नंबर 1, वह अविभाजित भारत का नागरिक हो। अविभाजित मतलब विभाजन के पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश का वह निवासी हो, तो अविभाजित भारतीय हो, अविभाजित भारतीय हो। नंबर 2, वह जो है OCI ओवरसीज सिटीजनशिप इंडियन, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक हो। नंबर 3, विदेशी हो लेकिन भारतीयों से विवाह कर चुका हो। इन तीनों अवस्था में यदि वो पिछले 7 वर्ष से भारत में रह रहा है, तो मांग करने पर उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है। चौथा जो इसमें दिया गया वो है देशीयकरण। देशीयकरण से प्राप्त नागरिकता कोई भी विदेशी किसी पाकिस्तान, बांग्लादेश को छोड़कर किसी अन्य देश का वह नागरिक हो, भारत में पिछले 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष भारत में रह रहा हो, पिछले 14 वर्ष में से 11 वर्ष भारत में रहा हो, और भारत की राजभाषा, भारत की राजभाषा, जिसमें पता आपको होगा कि राजभाषा में 22 भाषा है, लेकिन उसमें अंग्रेजी शामिल नहीं है, अंग्रेजी को छोड़कर शामिल है नहीं, तो 22 भाषा में से किसी एक का ज्ञान रखता हो, लिखना पढ़ना बोलना जानता हो, तो उसे भारत की नागरिकता मांग करने पर दी जा सकती है। और 5वां दिया गया विलय, जिसे आपने को पता होगा कि सिक्किम को 36वां संविधान संशोधन के द्वारा भारत में मिला लिया गया 1975 ईस्वी में। गोवा को 12वां संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। पांडिचेरी को 14वां संविधान संशोधन के द्वारा 1962 में भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो वहाँ के सभी निवासियों को भारत का नागरिक माना गया। कल यदि पाकिस्तान, बांग्लादेश को हम भारत में शामिल कर लेते हैं, तो वहाँ के जो निवासी हैं उस सभी को भारत का नागरिकता प्राप्त होगी, तो विलय के द्वारा। तो नागरिकता को प्राप्त करने का 5 माध्यम: जन्मजात नागरिकता, आनुवांशिक नागरिकता, पंजीकरण के द्वारा प्राप्त नागरिकता 7 वर्ष से भारत में रह रहा हो, देशीयकरण के द्वारा प्राप्त नागरिकता 14 वर्ष में कम से कम 11 वर्ष भारत में रहा हो, विलय किसी देश को मर्ज कर लेते हैं, या जो है आपका क्या हो गया पंजीकरण, देशीयकरण और वंशानुगत, इस 5 प्रकार के नागरिकता को प्राप्त करने का माध्यम है। तो नागरिकता को समाप्त करने, नागरिकता का लोप होने के संबंध में भी कानून बनाया गया। इसमें कहता है कि यदि कोई भारतीय नागरिक, जो संविधान का 9 कहता था अनुच्छेद, कि भारतीय नागरिक स्वेच्छा से भारत की नागरिकता को त्याग दे, किसी अन्य देश की नागरिकता को प्राप्त कर ले, तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाती है। दूसरा कहता है यदि कोई भारतीय पिछले 7 वर्ष से भारत से बाहर रह गया, भारत से बाहर, अब देखिए 2 विकल्प हो सकता है, या तो यहाँ से नेपाल गया, चोरी छिपे विदेश चला गया, या निश्चित वीजा पासपोर्ट लेकर गए। वीजा मतलब दूसरे देश में प्रवेश करने की अनुमति, पासपोर्ट मतलब आपका आईडी, कि आप अमुक व्यक्ति हैं जो विदेश जा रहे हैं, इस उद्देश्य से जा रहे हैं, इतने दिन के लिए जा रहे हैं।
निश्चित वीजा पासपोर्ट लेकर गए पढ़ने के लिए 2 साल के लिए अमेरिका और फिर लौटे ही नहीं, कोई सूचना भी नहीं दी है कहाँ है, किस अवस्था में है। तो पिछले 7 वर्षों से भारत से बाहर रह गया हो, उस अवस्था में भी उसकी अनुमति, बिना अनुमति के बाहर रह गया तो उसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाती है। तीसरा कहता है यदि कोई भारतीय बिना सरकार की अनुमति के विदेशी सरकार के लाभ के पद को प्राप्त कर लिया हो, विदेशी सरकार के अधीन कोई सेवा के पद को प्राप्त कर लिया हो, उस अवस्था में भी उसकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। और यदि कहता है कोई गलत दस्तावेज के आधार पर नागरिकता को प्राप्त कर लिया हो, जो आप दस्तावेज दिए हैं पंजीकरण या देशीयकरण में, तो गलत दस्तावेज के आधार पर यदि आपने नागरिकता को प्राप्त किया है, उस अवस्था में भी आपकी नागरिकता समाप्त हो जाती है। तो नागरिकता का लोप होने, नागरिकता को प्राप्त करने के लिए स्पष्ट कानून बनाया गया 1955 में। अब इसी 1955 के कानून में जब जब संशोधन किया गया तो उसे CAA के नाम से जाना गया। 1986 में जो संशोधन है, 1986 CAA सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, नागरिकता संशोधन अधिनियम 1986 में, इसमें केवल समय का आया। मूल संविधान 1955 में था कि जो विदेशी भारत में रह रहे हैं उन्हें 5 वर्ष तक भारत में रहना था, और जो पंजीकरण के द्वारा था उसे 6 महीना था। उसमें समय अवधि 5 वर्ष किया गया, 7 वर्ष किया गया, फिर आगे बढ़ा करके उसे 7 वर्ष और 14 वर्ष किया गया। इसको 1992 CAA 1992 में दिया गया कि माता और पिता दोनों में से कोई एक भारतीय हो, माँ या पिता दोनों में कोई एक भारतीय हो, सानिया मिर्जा होगी तो भी उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी, शिखर धवन होगी क्रिकेट खेल से। तो माँ या पिता में से कोई एक भारतीय और एक विदेशी हो तो भी उसके बच्चे को भारत की नागरिकता प्राप्त होगी। फिर आया नागरिकता संशोधन अधिनियम 2003, यहीं से परीक्षा से सवाल बनता है। तो 2003 के द्वारा ही इस शब्द का प्रयोग लाया गया PIO। 2003 के द्वारा ही जो है प्रयोग में लाया गया ये, तो अर्थात 2003 में PIO और NPR ये 2 शब्द को प्रयोग में लाया गया। लक्ष्मीमल सिंघवी, नाम याद रखिएगा, लक्ष्मीमल सिंघवी आयोग के सिफारिश पर 2003 में PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, वैसे लोग जो भारतीय मूल के थे, उनके दादा दादी नाना नानी उनके भारतीय मूल के थे, लेकिन अब वह विदेश की नागरिक बन चुके हैं, चाहे ऋषि सुनक हो, कमला हैरिस हो, अनिरुद्ध जगन्नाथ हो, या बहुत सारे भारतीय हैं, लॉर्ड स्वराजपाल हो। तो वैसे लोग जो भारतीय थे, मॉरिशस की आबादी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय, फिजी का एक बड़ा हिस्सा भारतीय है, सेंट गुयाना का एक बड़ा हिस्सा भारतीय है, पोर्ट ऑफ स्पेन का एक बड़ा हिस्सा भारतीय, लगभग 50% लोग का आबादी का भारत का हो जाता है। तो भारत के लोग जो विदेश में जाकर बस गए हैं, उन्हें भारत में दोहरी नागरिकता दी जाएगी। यही था आपका कि PIO, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, जिसमें 16 देश, चुनिंदा 16 देश में निवास करने वाले जो यूरोपीय देश के थे, अफ्रीकी देश के थे, जो धनी मानी थे, मूलतः उनके पॉकेट की गर्मी पर कि कहीं न कहीं आप कमाते हैं, निवेश करते हैं, आप बड़े उद्योगपति हैं, बड़े धन संपन्न हो चुके हैं, तो निवेश आप करते तो अपने मूल देश में ही निवेश करें। यहाँ दिया गया कि उन्हें 16 देश के नागरिकों को भारत में दोहरी नागरिकता दी जाएगी, अर्थात वो अमेरिका का नागरिक रहते हुए भारत में उन्हें नागरिक के समान सारी सुविधा प्राप्त होगी। एक बार वीजा पासपोर्ट बनाएंगे तो 15 वर्ष तक कंटिन्यू रहेगा, उसके बाद फिर रिन्यूअल कराना होगा। और इसी को, यह जो OC आपका था PIO, इसी को 2005 में जो संशोधन हुआ उसमें कर दिया गया आपके OCI, ओवरसीज सिटीजन इंडियन। तो उसके बाद 2005 में यहाँ पर जो दिया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर से सभी देश, यहाँ 3 में था 16 देश, और 2005 में दिया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को छोड़कर विश्व के किसी भी देश में रहने वाले भारतीय मूल के जो नागरिक हैं, अर्थात उसे कहा गया ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, उन्हें भारत में दोहरी नागरिकता दी जा सकती है यदि वो मांग करते हैं। और 2015 में
ये जो शब्द, दोनों को शब्द अलग अलग जो शब्द था उसमें PIO को समाप्त कर दिया, केवल OCI शब्द को रखा गया और ये 2015 से पूरी तरह लागू हो गया कि पाकिस्तान बांग्लादेश के नागरिक को छोड़ करके विश्व के किसी भी अन्य देश में भारतीय मूल के जो विदेशी हैं उन्हें भारत में दोहरी नागरिकता दी जाएगी। इसके तहत क्या होगा, भारत में कहीं भी भारतीय नागरिक की तरह वो निवेश कर सकते हैं, अस्थायी धन संपत्ति खरीद सकते हैं, निवास कर सकते हैं, उद्योग लगा सकते हैं, संस्थान की स्थापना कर सकते हैं, लेकिन उन्हें मत देने का अनुच्छेद 326 वोट देने का अधिकार नहीं। उन्हें भारत में संघ या संगठन अनुच्छेद 19 के तहत संघ या संगठन बनाने का अधिकार नहीं है। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के तहत उन्हें राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार नहीं है। धन संपत्ति खरीद सकते हैं लेकिन कृषि भूमि, बागानी भूमि, चाय का बागान, कहवा का बागान और कृषि भूमि नहीं खरीद सकते हैं। अनुच्छेद 16 के तहत अवसर की समानता नियोजन के क्षेत्र में वो अवसर की समानता की मांग नहीं कर सकते हैं, अर्थात अनुच्छेद 16 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की मांग नहीं कर सकते हैं। 19 के तहत वह संघ संगठन बनाने का अधिकार की मांग नहीं कर सकते, बाकी सारा अधिकार उन्हें प्राप्त होगा। उन्हें अमेरिका का नागरिक और भारत का नागरिक, मॉरिशस का नागरिक, भारत का नागरिक, फिजी का नागरिक, भारत का नागरिक, इंग्लैंड का नागरिक, भारत का नागरिक, दोहरी नागरिकता डबल सिटीजनशिप प्राप्त होगा। अब यह हो गया। तो लक्ष्मीबल सिंघवी आयोग के सिफारिश पर भारतीय मूल के विदेशी नागरिक को भारत में दोहरी नागरिकता दिए जाने का प्रावधान किया गया। 2003 में चुनिंदा 16 देश और 2005 में जो विधिवत तौर पर 2015 से लागू हुआ, पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर से सभी देश में के भारतीय मूल के नागरिकों को सिटीजनशिप की मान्यता दी गई। ये तो अब शब्द देखिए स्पष्ट हो गया। अब चलिए तो OCI क्या था यह स्पष्ट हो गया। PIO क्या था, नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर, भारतीय नागरिकता रजिस्टर, ये 2003 की है कि भारत में प्रत्येक नागरिक का एक रजिस्टर बनाया जाए कि कौन भारतीय मूल के हैं, कहाँ उनका जन्म क्षेत्र है। जिसे भी आधार कार्ड का आपका एक प्रकार का है, तो आधार कार्ड को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाता है। तो NPR था, नेशनल जनसंख्या रजिस्टर, 1951 NPR 1951 की जो जनगणना हुई, जनगणना में क्या होता है देखिए, प्रत्येक व्यक्ति का नाम, गांव का नाम, पता, उसमें सब कुछ लिखा रहता। तो 1951 की जनगणना और 1955 का नागरिकता अधिनियम के आधार पर प्रत्येक भारत का एक रजिस्टर तैयार हो जिसमें उसका फुल एड्रेस सहित उसकी पता, उसका पहचान का व्यवस्था हो कि वो भारतीय था या विदेशी था। अब देखिए मौर्य काल में भी आपने पढ़ा होगा इतिहास के पन्नों पर कि मेगास्थनीज ने जो नगर प्रशासन का उल्लेख किया है कि नगर प्रशासन के लिए 30 सदस्यीय समिति होती थी, उसमें एक समिति का काम यही था, उस 30 सदस्यीय समिति में 30 जो है वो 6 भागों में बटा हुआ था, 5-5 के रूप में। कौन भारत आया, कौन भारत से बाहर गया, उसका पूरी विवरण तैयार करना। तो किसी भी देश के लिए जरूरी है कौन घुसपैठी है, कौन आतंकवादी है, उसकी एक निश्चित पहचान हो, वो हमारा देश का है। इसमें उसी पहचान की प्रबंध करने का बात कहा गया कि भारतीयों का एक रजिस्टर तैयार किया जाए जिससे भारत की नागरिकता की सुस्पष्ट प्रमाणित पहचान हो। तो देखिए ये स्पष्ट हो गया। अब आइए NRC। NRC वास्तव में क्या हुआ कि बड़े पैमाने पर आज़ादी के बाद से ही पाकिस्तान के निर्माण के साथ ही बांग्लादेश और पाकिस्तान, जो पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश था, काफी संबंध पाकिस्तान का ही 2 भागों में लगातार थोड़ी गृह युद्ध की स्थिति बनी रही और 1971 तक आते आते स्थिति काफी भयावह हो गई। लाखों की संख्या में बांग्लादेशी भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। भारत के गृह मंत्री इंद्रजीत गुप्त जो पश्चिम बंगाल से चुनकर आते थे कम्युनिस्ट पार्टी का, उनका लोकसभा में दिया गया बयान है 1 करोड़ से अधिक बांग्लादेशी भारत में घुसपैठी के रूप में चोरी छिपे जबरन अलग अलग क्षेत्र में भारत में घुस गए हैं, वो रह रहे हैं। ये इंद्रजीत गुप्त गृह मंत्री जो पश्चिम बंगाल के सांसद, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसद थे, उनका दिया गया बयान, लिखित बयान जो लोकसभा में 1979 हुआ यूं
1979 से लेकर 1985 तक 6 वर्ष तक असम में भयंकर आंदोलन चला, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। उसमें 1983 में तो स्थिति इतनी, जिसे नीली क्रांति कहा गया, एक ही दिन में 20,000 से अधिक लोगों का कत्ल कर दिया गया था। तो बड़े पैमाने पर पूरी अव्यवस्था स्थिति आ चुकी थी। तब इंदिरा गांधी की सरकार थी, बाद में 1985 में राजीव गांधी की सरकार बनी और असम में पूरी तरह अव्यवस्था, अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो चुकी थी। उससे निपटने के लिए 1985 में 15 अगस्त 1985 को राजीव गांधी और असम असम स्टूडेंट यूनियन असम स्टूडेंट यूनियन के बीच समझौता हुआ, जिसकी ओर से प्रफुल्ल कुमार महंता दस्तखत किए थे और इधर राजीव गांधी प्रधानमंत्री के रूप में दस्तखत किए थे। राजीव गांधी और असम स्टूडेंट यूनियन के बीच समझौता हुई। 15 अगस्त 1985 को संसद में भी उस प्रस्ताव को लाया गया, घोषणा की गई थी 15 अगस्त 85 को, जिसमें हुआ कि बांग्लादेश से आए हुए, तारीख देखिए याद रखिएगा, 25 मार्च 1971 तक जो बांग्लादेशी नागरिक भारत में प्रवेश कर गए हैं, ये रह रहे हैं, उन्हें भारत का नागरिक मान लिया जाता है। लेकिन 1971 के बाद जो बांग्लादेशी भारत में प्रवेश किए, उन सभी को पहचान करके कि कौन बांग्लादेशी है, उन्हें भारत से बाहर निकाल दिया गया, बांग्लादेश वापस भेज दिया जाएगा। ये समझौता कांग्रेस के तात्कालिक जो इतने शक्तिशाली प्रधानमंत्री थे कि आज तक उतना सीट लोकसभा में किसी को, न तो जवाहरलाल नेहरू न इंदिरा गांधी को उतना सीट प्राप्त हुआ जितना राजीव गांधी के शासनकाल में लोकसभा के 545 में से 412 सीट राजीव गांधी को मिला था। उन्होंने समझौता किया कि जो भी बांग्लादेश से आए हैं 25 मार्च 1971 के बाद, उसकी पहचान करके उसे बांग्लादेश वापस भेजा जाएगा। और उसके बाद 1985 में वहाँ विधानसभा भंग करके नई चुनाव कराया गया और आम आदमी पार्टी की तरह मात्र 1 वर्ष में राजनीतिक पार्टी बनी असम गण परिषद। प्रफुल्ल कुमार मोहंता उसके नेता थे। 1 वर्ष में वह असम में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाया। लेकिन अपने द्वारा किया गया समझौता, प्रफुल्ल कुमार महंता असम स्टूडेंट यूनियन के रूप में जो समझौता किए, उसको वो स्वयं पालन नहीं करवा सके, स्वयं लागू नहीं करवा सके। तो सत्ता की प्राप्ति तो कर लिए, जिसके आधार पर सत्ता प्राप्त किए, उसे वो प्रभावी तौर पर लागू नहीं कर सके। उसी को लागू करने के लिए वर्तमान सरकार के द्वारा आपके सामने जो है कि असम में आए हुए घुसपैठी, जिसे अमित शाह ने क्या कहा है कि पूरे देश में इसे लागू करेंगे, क्योंकि असम के घुसपैठी केवल ये बांग्लादेश का घुसपैठी केवल असम में नहीं है, बल्कि त्रिपुरा, बिहार, पश्चिम बंगाल और देश के अन्य भागों में फैले हुए हैं। उसकी पहचान करके उसे बाहर किया जाएगा। यही है आपका एनआरसी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो असम के लिए सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे आदेश दिया कि इसको लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद वहां उसकी पहचान की गतिविधियां शुरू हुई और बड़े पैमाने पर फिर देश में अनावश्यक विरोध, हमारे देश में राष्ट्रीयता जो देश हित में है, उसके लिए भी देश में बराबर भयंकर विरोध होते रहता है और देश में बड़े पैमाने पर विरोध हुआ। अब आया CAA 2019। तो CAA 2019 में क्या हुआ? तो CAA 2019 में लाया गया कि पाकिस्तान, फिर देखिए यहाँ पर जो शब्द है पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, कभी अफगानिस्तान भारत का हिस्सा हुआ करता था। 1893 में दुरन रेखा, 1893 में दुरन रेखा का निर्माण हुआ और ये अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। 1947 में रेडक्लिफ रेखा के नाम आधार पर पाकिस्तान अलग हो गया। तो पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों का संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 2 कहता है इस्लामिक राष्ट्र ऑफ पाकिस्तान, इस्लामिक राष्ट्र ऑफ बांग्लादेश, इस्लामिक राष्ट्र ऑफ अफगानिस्तान। और वहाँ इस्लामिक राष्ट्र होने के नाते गैर इस्लाम से, गैर मुस्लिम के साथ काफी भेदभाव किया। आज़ादी के समय पाकिस्तान बांग्लादेश के क्षेत्र में 27% आबादी हिंदू की थी। आज वो आबादी 2% से भी कम घट कर रह गया।
भारत में 13% मुस्लिम आबादी थी, आज बढ़कर लगभग 17% हो गया। तो कितने वहाँ अमानवीय व्यवहार किया गया गैर मुस्लिमों के साथ। और ये अखबार के पन्नों पर रोज पढ़ते हैं। तस्लीमा नसरीन ने उसी को लज्जा के रूप में किताब में लिखी, किस प्रकार से हिंदुओं के साथ वहाँ अमानवीय बर्बरतापूर्ण व्यवहार होता है। लियाकत अली और जवाहरलाल नेहरू के बीच समझौता हुआ था कि दोनों देश में जो अल्पसंख्यक हैं उसकी मान सम्मान की सुरक्षा वहाँ की सरकार करेगी। भारत में तो सुरक्षा दिया गया, लेकिन पाकिस्तान में वो सुरक्षा नहीं दिया गया। मनमोहन सिंह के द्वारा भी मांग किया गया था। मनमोहन सिंह मनमोहन सिंह ने मांग किया था जब लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, तो 2002 में मांग किए थे कि वहाँ पाकिस्तान में जो गैर मुस्लिम हैं, जो सिख हैं, उनके साथ किस प्रकार से दुर्व्यवहार हो रहा है, उसके लिए भारत को कुछ काम करना चाहिए, कुछ व्यवस्था करनी चाहिए। लेकिन स्वयं प्रधानमंत्री बने तो उस पर कोई काम किए नहीं। अंत में जो है आपका 2019 में लाया गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम कौन कौन हो सकता है? हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और पारसी। तो गैर मुस्लिम ये 6 धर्म के लोग यदि उनके साथ धार्मिक रूप से वहां उत्पीड़न हो रहा है, धार्मिक रूप से उनका उत्पीड़न किया गया है, धार्मिक रूप से उनके साथ अत्याचार हुआ है, और वो शरणार्थी, यहाँ पर देखिए शब्द है शरणार्थी, घुसपैठी नहीं, शरणार्थी के रूप में। घुसपैठी होता है गलत तरीके से चोरी छिपे घुस जाते हैं, ये शरणार्थी के रूप में आए हैं। वो दिया गया 31 दिसंबर 2014 तक, 31 दिसंबर 2014 तक यदि वो शरणार्थी के रूप में भारत में रह रहे हैं, शरणार्थी के रूप में, तो उन सभी को भारत की नागरिकता दिया जाएगा। यहाँ पर देखिए कि फिर शाहीन बाग से लेकर क्यों विरोध हुआ, क्योंकि यहाँ था कुछ बड़े पैमाने पर मुस्लिम भी आया हुआ है, इसमें पहचान करके मुस्लिम को बाहर करना है, और यहाँ पर धर्म के आधार पर फ्रिक्शन पैदा करने का प्रयास किया गया। आपने देखा कि हर जगह मस्जिद और वैसे इस्लाम भी बहुल क्षेत्र में इसका जोरदार विरोध, जबकि किसी को नागरिकता छीनना नहीं था, किसी घुसपैठी को नागरिकता भारत से बाहर करना था, लेकिन फिर भी देश में अच्छे कानून का भी जोरदार विरोध होता रहा। ये था आपका CAA। तो अब स्पष्ट हो गया होगा कि ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया क्या है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन क्या है, अर्थात दोनों क्या बोलते हैं, भारतीय मूल का विदेशी नागरिक। 2015 से PIO समाप्त हो गया, केवल OCI को प्रयोग में लाते हैं। NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजनशिप, इसे लागू करना असम के क्षेत्र में था, जो पूरे देश में अब लागू करने का विचार किया जा रहा है। 2003 से नेशनल पॉपुलेशन ऑफ रजिस्टर, भारतीय रजिस्टर का तैयार करना था। और CAA क्या है, तो तमाम तथ्य, तमाम फैक्ट को आपके साथ सामने रख दिया गया। ये सभी शब्द कहीं न कहीं आपके दिमाग में कौंधता होगा कि क्या है, NRC क्या है, NPR क्या है, CAA क्या है, IPO क्या है, OCI क्या है, तो हर शब्द को स्पष्ट कर दिया। विद्यार्थीगण, यदि आपको लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना ना भूलें। मैं आपका अपना SK कश्यप, धन्यवाद।